वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखते हैं चैप्टर 3 के अंदर, ठीक है। और चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी प्रबंधन के सिद्धांत एवं उसकी तकनीकें। अब देखिए इसको जो प्रिंसिपल है उन प्रिंसिपल को मैं दो वीडियो में करूंगा। जो पहला वीडियो है वो तो चल ही रहा है, इसके बाद एक और वीडियो आएगा, उसके अंदर हम लोग प्रिंसिपल का जो बाकी के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको हम लोग समझेंगे, ठीक है। देखिए मॉडर्न मैनेजमेंट इज आल्सो नोन एज साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी जो आधुनिक जो प्रबंध है उसे वैज्ञानिक प्रबंध भी कहा जाता है। अब ये जो आधुनिक प्रबंध, जो वैज्ञानिक प्रबंध वाला जो नाम है वो किसने दिया था? इसको हेनरी फेयोल ने दिया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा किसने दिया? हेनरी फेयोल ने दिया था। फेयोल प्रोपाउंडेड द 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। एक और चीज है यहाँ पे कि जो प्रिंसिपल है यानी जो सिद्धांत है वो किन्होंने दिए थे? हेनरी फेयोल ने दिए थे। और वो कितने थे? 14 थे। हमेशा ध्यान रखिएगा कॉम्पिटिशन एग्जाम में कई बार एक एक नंबर के क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव या वन लाइन के अंदर क्वेश्चन आ जाते हैं वन वर्ड में कि फेयोल के कितने प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, या किसने प्रिंसिपल को प्रोपाउंडेड किया था। आपके बोर्ड में भी क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आप लोग याद रखिएगा कि हेनरी फेयोल ने 14 प्रिंसिपल जो है वो हेनरी फेयोल ने दिए थे और कितने थे? 14 थे, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की, जो की है कितने? 14, ठीक है। इस वीडियो के अंदर हम लोग कितने रीड करेंगे? 7, क्योंकि काफी ज्यादा समझाने वाले वीडियो है, इसलिए वीडियो काफी लंबा हो जाता है, फिर वो एक बोरियत को तब चढ़ा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्रिंसिपल है वो है डिवीजन ऑफ वर्क ऑब्लिक स्पेशलाइजेशन, यानी कार्य का विभाजन या विशिष्टीकरण। अब देखिए डिवीजन ऑफ वर्क या स्पेशलाइजेशन, इसके अंदर क्या होता है कि टोटल वर्क बी सब डिवाइडेड इनटू द स्मॉल compact jobs and each job should be given to that workers who specialize in that job। मतलब क्या हुआ कि जो भी वर्क है उसको सबसे पहले तो सब वर्क में डिवाइड कर देती है, ठीक है। व्हाट द मीनिंग ऑफ इट कि जो भी काम है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, आपकी संस्था के अंदर, उस काम को आप जो है डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। डिवाइड करने का मतलब है पहले तो आप डिवाइड कर दीजिए उस काम को कि इसे काम को बांट दिया, इसके बाद में इसी काम को सब डिवाइडेड भी कर सकते हैं, यानी उस काम को आप कामों में भी बांट सकते हैं। और जो काम बांटा जाएगा वो काम आपको किसको बांटना है? पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन को, यानी जो जिसमें दक्ष हो उसी को वह काम सौंपा जाए। इससे क्या होता है? इससे काम के अंदर गति भी आती है, और इसके अलावा जो काम है वो कोई व्यक्ति स्पेशलाइज करेगा तो उस काम के अंदर एक तरह से क्या होगा? एफिशिएंसी भी आएगी और एक तरह से क्वालिटी भी आएगी। आगे आपको समझ में? मतलब कहने का है कि जो व्यक्ति जिस काम में दक्ष हो उसको वही काम सौंपा जाए, इसके अलावा कामों को भी सब कामों में यानी सब वर्क्स में डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है। इसके अलावा इट टेंड्स टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, अवॉइड वेस्ट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स एंड इंक्रीज ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्या मतलब हुआ कि समय की बचत भी करता है, इसके अलावा काम में एफिशिएंसी यानी काम में दक्षता भी आती है और सुधार भी आता है, ठीक है। तो ये सबसे पहला जो प्रिंसिपल था वो हेनरी फेयोल का था, जो था डिवीजन ऑफ वर्क ऑब्लिक स्पेशलाइजेशन, ठीक है। अब सेकंड है ऑथोरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, यानी अधिकार एवं उत्तरदायित्व। देखिए ऐसा माना जाता है कि हमेशा अधिकार और उत्तरदायित्व एक दूसरे से संबंधित है और दोनों साथ ही चलते हैं। क्या मतलब है कि द ऑथोरिटी एफर्ट्स, ऑथोरिटी का मतलब क्या हुआ कि ऑथोरिटी एफर्ट्स टू द राइट और पावर टू टेक डिसीजन एंड गेट इट इंप्लीमेंटेड थ्रू सबऑर्डिनेट्स, ठीक है। whereas responsibility refers to the obligation on the part of the subordinate। क्या मतलब हुआ कि जो अथॉरिटी है वह तो क्या करती है कि पावर को पावर देती है, यानी आपको स्ट्रेंथ देती है डिसीजन लेने के लिए, और रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ऑब्लाइज करती है टू परफॉर्म अ टास्क, यानी काम को करने के लिए आपको ऑब्लाइज करती है, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साथ चलते हैं। अब वो क्या मतलब हुआ? आप किसी भी वर्कर को यदि कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, मान लीजिए आपने एक्स कोई वर्कर है उसको एक तरह से रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है टैली की और अकाउंट की दे दीजिए, मान लीजिए अकाउंट के बैलेंस जो भी है वो आप अकाउंट के सीए का काम है, परंतु आपने उसको ये ऑथोरिटी नहीं दी
यानी उसको ये अधिकार नहीं दिया कि वो आपकी संस्था की कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स को चेक करे, ठीक है, जो कि आपके ट्रांजैक्शन से संबंधित होती है। तो यहाँ पर आपने उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी कि आपको ये फाइल्स चेक करनी है, या आपको हमें पूरा एक तरह से मान लो ईयरली का जो कंक्लूजन है, बैलेंस शीट है, वो बना के देना है। लेकिन इसके अलावा आप जो है उसके अंदर क्या देखेंगे कि अब आपने उसको क्या दिया, अथॉरिटी नहीं दी है। इट मींस आपने उसको अधिकार नहीं दिया। अधिकार क्या नहीं दिया, उसको फाइल्स चेक करने का अधिकार नहीं दिया। कुछ फाइल जो है डॉक्यूमेंट्स फाइल है एक्सेट्रा, प्रोडक्टिविटी से लेके या सैलरी से लेके, तो अब आप बताएं क्या वो अपना रिजल्ट आपको 100% दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि अब आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप हमें प्रॉपर बताएं, और प्रॉपर बताएं, लेकिन आपने उसको ये अथॉरिटी नहीं दी कि वो आपके अदर फाइल्स चेक कर पाए, तो रिजल्ट आएगा कहां से? ठीक है, तो यानी अधिकार आप चाहते थे कि आपने उसके आपने उसको उत्तरदायित्व तो दे दिया कि तुम्हें ये काम करना है, लेकिन अथॉरिटी नहीं दी है, आपने उसको अधिकार दिया ही नहीं है। तो बिना अधिकारों के कोई कैसे काम कर सकता है? ठीक है, तो यहाँ पर एक तरह से क्या हो गया, आप जो या तो अपने उत्तरदायित्व का सही रूप से निवाह नहीं कर पाएगा, और या आपने उसको पूरे अधिकार नहीं दिए कि वो काम कैसे करेगा। ठीक है, तो दैट्स व्हाई द अथॉरिटी, द रिस्पांसिबिलिटी एंड द अथॉरिटी वर्क टुगेदर, दोनों हमेशा साथ साथ काम करती है। ठीक है, आगे आपको समझ में। इसके बाद में हम लोग देखते हैं थर्ड पॉइंट, इट मीन डिसिप्लिन, मतलब अनुशासन। अब अनुशासन का सिद्धांत क्या है? अब अनुशासन का एवरीबॉडी इज नोन अबाउट द डिसिप्लिन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन, दैट एवरी पर्सन शुड हैव इन देयर leave their particular like objects, ठीक है, strength and discipline, कि कोई भी व्यक्ति अपने उद्देश्यों के अंदर रहकर काम करे, अपनी मजबूती के साथ में काम करे, और अपने एक अनुशासन जो अपने एक नियम है उनके अंदर रहते हुए काम करे। ठीक है, अब यहाँ पे ने भी यही बात बोली है कि हर संस्था के एक तरह से अब ये डिसिप्लिन में रहना किसको है? एवरी पर्सन। और यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो किसी कर रहे हैं? टॉप लेवल की कर रहे हैं। ठीक है, कि टॉप लेवल जो है यहाँ पे प्रिंसिपल टॉप लेवल से संबंधित दिए हुए हैं। ठीक है, तो जो टॉप लेवल है उसको एक तरह से डिसिप्लिन यानी अनुशासित भी होना आवश्यक है, क्योंकि टॉप लेवल यदि डिसिप्लिन अनुशासित होगा तो मिडिल और लोअर लेवल अकॉर्डिंग टू देम वर्क, यानी उनके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं, तो वो भी क्या होंगे? अनुशासित होंगे या डिसिप्लिन में रहेंगे। ठीक है, तो डिसिप्लिन इज absolutely essential for the smooth running of business. Without it, no business can prosper. ठीक है, it believed that discipline result from good leadership at the level of the organization. वही बात है जो मैं बता रहा हूँ कि जो टॉप लेवल है उसके अंदर ये डिसिप्लिन जो है उसमें होनी चाहिए, क्योंकि उसके द्वारा ही संस्था के सारे जो लेवल्स हैं वो डिसिप्लिन रहते हैं। ठीक है, और अनुशासन के द्वारा ही संगठन में जो है से ऑब्जर्वेशन जो सिस्टम है यानी निरीक्षण प्रणाली है वो अच्छी रहती है, और जो यदि आप अकेला जो इनडिसिप्लिन जो कर रहे हैं यानी जो अनुशासनहीनता भी करता है, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर जो है पनिशमेंट यानी दंड की व्यवस्था भी होनी चाहिए। ठीक है, ये बात मिस्टर फेयर बताते हैं। ठीक है, कि हर संस्था के अंदर जो है अनुशासन होना आवश्यक है। Then the next point is unity of command. अब यूनिटी का यहाँ पे क्या मतलब है? कम से कम वन, इट मीन्स एक। यूनिटी ऑफ कमांड, इट मीन्स एक, और कमांड मीन्स आदेश। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति के पास में यदि आप आदेश देते हैं तो वन बॉस, एक बॉस ही होना चाहिए। मतलब क्या है कहने का? मिस्टर फेयर ने कहा था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बाकायदा एक बॉस होना चाहिए, अनेकों बॉस नहीं होने चाहिए, क्योंकि अनेकों यदि बॉस होते हैं तो जो वर्कर्स हैं दे गॉट कंफ्यूज्ड अबाउट दे हु आर बॉस, बिकॉज़ ऑफ दे हैव टू लिसन अदर बॉस एंड दे हैव टू लिसन दैट बॉस आल्सो, सो दैट they may confuse about that कि which boss work has been done first, यानी किस बॉस का काम सबसे पहले करना है। इसमें उन्होंने ये बताया था कि
कि तो जो यहाँ पे जो वो बता रहे हैं that subordinate should receive orders from only one boss or superior. When an employee gets order and instruction from more than one boss, confusion and conflict tend to arise. वही जो मैंने आपको बताया कि यदि वो एक बॉस से यदि अधिक से वो यदि उसको आदेश मिल रहा है, ऑर्डर मिल रहा है, तो कंफ्यूज हो जाएगा किसका क्या किस बॉस की बात पहले सुने और किस बॉस का वर्क पहले डन करे। तो इस वजह से वो अपने काम को भी ढंग से नहीं कर पाएगा। ठीक है, द नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। देखिए दोनों समान है, दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यहाँ पे वापस यूनिटी इसका मतलब क्या हुआ, वन। अब यहाँ पे जो यूनिटी इसका मतलब क्या है, वन हेड वन प्लान। यहाँ पे निर्देश देने की बात आ रही है, मतलब कि क्या हुआ कि जो आपका जो वर्क है उसमें वन हेड होना चाहिए और उसके पास में वन ही प्लान होना चाहिए, यानी एक व्यक्ति के पास में एक ही प्लान यानी एक ही प्रोजेक्ट दिया हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक वन हेड है और उसके बाद में कम से कम 2 से 3 प्रोजेक्ट दे दिए कंप्लीट करने के लिए, तो क्या होगा, वो कोई भी प्रोजेक्ट को ढंग से नहीं कर पाएगा। और ये बिल्कुल सही बात भी है। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या हुआ कि जो बॉस है उसके पास में जो है वन प्लान नहीं होना चाहिए, वन जो है उसके पास में टारगेट होना चाहिए। द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन स्टेट दैट there should be one head and one plan for the activities having some same objective। ठीक है, इसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं सबऑर्डिनेट 6 पॉइंट सबऑर्डिनेट्स ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, यानी सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण। अब इसमें क्या कहता है, दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इट मींस जनरल इंटरेस्ट शुड ऑलवेज supersede to the interest of any one individual. Interest of an individual should not be given priority over general interest। क्या मतलब है कि किसी भी संगठन में यदि संगठन के हितों में व्यक्तिगत हितों के परस्पर संघर्ष होता है, यानी कि यदि आपके जो इंटरेस्ट है वो यदि ऑर्गेनाइजेशन के जो इंटरेस्ट है वो और आपके पर्सनल इंटरेस्ट है वो यदि आपने सामने बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो हमेशा आपको कौन सा चूज करना है, ऑर्गेनाइजेशन के जो वेलफेयर है, ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है उसके बारे में ही सोचना चाहिए। ऐसा फेयोल कहते हैं कि जब आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो वेलफेयर है और ये पर्सनल के वेलफेयर है, दोनों आमने सामने यदि आ रहे हैं, तो व्हाट यू हैव टू चूज, यू हैव टू चूज फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस वेलफेयर, ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट्स का ये मतलब है। इसके बाद लास्ट है 7 रेम्यूनरेशन स्टेटमेंट, पारिश्रमिक। अब देखिए आपको भी पता है जितना अच्छी तनख्वाह मिलेगी, जितना अच्छा वेजेज मिलेगा, उतने अच्छे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए फुल टू वाला काम करेंगे। ठीक है, अब आपको सैलरी कम मिल रही है और आप काम ज्यादा कर रहे हैं, तो यू आर नॉट सेटिस्फाइड इन दैट द ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट यू विल बी mentally disturbed and all type of the problems you may think in that। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो रेम्यूनरेशन है वो एक तरह से क्या करता है, मोटिवेट करता है टू द एम्प्लॉइज, टू द वर्कर्स टू डू वर्क बेस्ट एंड विद गुड एफिशिएंसी, सो दैट द payroll says that कि the organization should be give the remuneration to their workers and the employees is to their need, उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको वो काम देना चाहिए, उनको पारिश्रमिक देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि तो पारिश्रमिक है उसी के ऊपर बेस के ऊपर वो अपने वर्क को गुड एफिशिएंसी के साथ में करते हैं। ठीक है, तो कर्मचारियों के निष्पादन के लिए जो सैलरी और वेजेस जो या जो इंसेंटिव दिया जाता है वो हमेशा अच्छा दिया जाना चाहिए। तो ये कुल मिला के कितने प्रिंसिपल हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और है कितने टोटल 14। तो हम लोगों को इस वीडियो के अंदर मैंने आपको केवल 7 प्रिंसिपल समझाए। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग बाकी के जो 7 है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।